नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संसद में अब बहसें वैसी नहीं होती हैं, उनमें उस तरह का बौद्धिक स्तर नहीं होता जैसा तकरीबन 20-25 साल पहले तक होता था। उसमें बहुत गिरावट आई है। वो तू मैं, गाली गलौज, आरोप, बयानबाजी इस तक महदूद हो जाती है। और इस बार 75वें वर्ष में संविधान के जो बहस लोकसभा में अभी तक हुई है, उसमें भी हमें कमोबेश यही देखने को मिला है। ख़ास तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अंदाज में कांग्रेस और नेहरू पर फिर से अटैक किया, वो अपने आप में बताता है कि उनके अंदर कितनी कड़वाहट है, कितना जहर है। और वो जिस पद पर हैं, जो एक गरिमा की मांग करता है, वो अभी तक उसको हासिल नहीं कर पाए हैं। वो उसको दिखाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जो भी बहस हुई लोकसभा में, उसका लब्बो लुआब क्या है, विपक्ष ने क्या किया और सत्ता पक्ष ने क्या किया। असल में ये लड़ाई एक मुद्दे पर है। ये पूरी जो बहस थी एक ही सवाल पर थी। सवाल ये था कि ये सरकार संविधान को लेकर कितनी ईमानदार है, कितनी सजग है, कितनी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, या संविधान के बारे में जो वो कहती है और जो करती है उसमें कितना अंतर है। क्या वो संविधान को बदलना चाहती है, उसमें काट छांट करना चाहती है, उसे अपनी विचारधारा, अपने सोच विचार और अपने एजेंडे के तहत बदलना चाहती है, जो कि पिछले 10 साल में बार बार उसने दिखाया भी है। कई ऐसी चीज़ें उसने की हैं जो संविधान की जो भावना है और जो उसमें व्यक्त किया गया है, जो उसमें प्रोविज़न है, उनके खिलाफ। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को ले लीजिए, एनआरसी को ले लीजिए, जो दोनों जोड़कर देखा जाता है, जिसमें जिस तरह से मुसलमानों को अलग थलग किया गया, वो संविधान की भावना के सरासर खिलाफ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें कैसे धीरे धीरे आरक्षण को कमज़ोर किया जाए, लेटरल एंट्रीज़ के ज़रिए, निजीकरण के ज़रिए, और तमाम विश्वविद्यालयों और जगहों जगहों पर सवर्णों की भर्ती की जाए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, इस आधार पर खारिज कर दिया जाए। तो एक जो सरकार कटघरे में खड़ी है संविधान के सवाल पर, ये प्रमुख मुद्दा था। और विपक्ष का भी जो मुद्दा था वो इसी के इर्द गिर्द था। पूरा विपक्ष का विमर्श, विपक्ष के तर्क और विपक्ष के आरोप, वो सब इसी के इर्द गिर्द थे। जो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं ने इस बहस में हिस्सा लिया और एक के बाद एक वक्ता ने यही बात दोहराई कि इस सरकार का रवैया संविधान के प्रति बेहद नकारात्मक है, बल्कि संविधान विरोधी है। और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त उन तमाम सरकार की हरकतों की गिनाई जो इन 10 सालों में सरकार ने किए हैं और जिन्हें संविधान विरोधी माना जा सकता है। आप चाहे प्रियंका गांधी के भाषण को ले लें, राहुल गांधी के भाषण को ले लें, अखिलेश यादव के भाषण को ले लें, या किसी और महुआ मोइत्रा के भाषण को ले लें, हर भाषण की ध्वनि एक ही थी। और उसमें विस्तार से यही बताया गया था कि कैसे कई स्तरों पर अलग अलग मामलों में ये सरकार संविधान विरोधी लाइन पर चल रही है। और चूंकि ये जो विमर्श है, इस विमर्श को लोकसभा चुनाव के दौरान एक बहुत मजबूती मिल गई, उसका असर देखने को मिला। परिणामों में बीजेपी की बहुत सारी सीटें कम हो गई, इसलिए वो अब सेंट्रल पॉइंट पर आ गया है। वो पूरा मेन एजेंडा बन गया है हमारी राजनीति का और संसदीय विमर्श का भी। तो जब संविधान पे चर्चा हो रही थी तो ये जो विमर्श है वो इसके केंद्र में आ गया था। तो एक तरफ जो विपक्षी दल थे वो सरकार को घेर रहे थे, उसे कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और सरकार जिस तरह से कहना चाहिए कि हतप्रभ थी, सरकार मतलब सत्ता पक्ष के नेता
एक तरह से असहाय दिख रहे थे। वो जवाब तो दे रहे थे, लेकिन दरअसल उनके पास उस तरह के ठोस जवाब नहीं थे कि जैसे राहुल गांधी ने संविधान और मनुस्मृति को आमने सामने रख दिया, सावरकर ने जो संविधान के बारे में कहा वो सामने रख दिया, और एक जो पूरी विचारधारा है बीजेपी की, संघ परिवार की, उसका जो डीएनए है जिसमें संविधान विरोध शुरू से रहा है। जब संविधान स्वीकार किया जा रहा था तब भी खारिज किया गया था, और संघ के नेताओं ने बार बार उन पर लेख लिखे हैं, टिप्पणियां की है कि ये संविधान हमारा नहीं है, ये विरोधी है, विदेशी है। यहाँ तक कि उन्हें तो तिरंगा झंडा भी स्वीकार्य नहीं था। तो तमाम चीज़ें वो इकट्ठी हो रही थी, और इस बहस के दौरान वो विपक्ष की तरफ से रखी गई, और सत्ता पक्ष के पास उनका ठीक ठीक जवाब नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री जब जवाब देने उठे, जवाब उन्होंने दिया भी, तो वो घूम फिर कर कांग्रेस और नेहरू पर अटैक पर आ गए। आज की स्थिति पर उन्होंने कोई बात नहीं की कि आज क्या हो रहा है देश में, कहाँ कहाँ किस तरह से 80-20 की बात हो रही है, बटेंगे कटेंगे की बात हो रही है, मणिपुर में गृह युद्ध का माहौल है, जगह जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, हर जगह कहीं बांग्लादेशी के नाम पर, कहीं किसी और मामले पर नफ़रत फैलाई जा रही है। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को देश की सारी संपदा सौंपी जा रही है। अडानी का नाम बार बार आया, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष को अडानी के नाम से इतनी एलर्जी है कि जैसे ही अडानी का नाम आता है वो लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया जाता है, और प्रियंका गांधी ने नाम लिया और वो हटा भी दिए गए। तो अडानी और जो कुछ चुने हुए उद्योगपति हैं जिन पर ये सरकार मेहरबान है और सारा कुछ उनकी झोली में डाल रही है, ये मुद्दा भी संविधान से जोड़ कर आया, क्योंकि ये भी संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान देश के हर नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय देने की बात करता है, और जब आप ये अन्याय करते हैं, किसी के दूसरे का हक छीन कर किसी और को देते हैं, तो फिर आप संविधान के विरोध में खड़े होते हैं। संविधान के विरोध की एक लंबी फहरिस्त है। इन 10 सालों में ऐसे बहुत सारे काम इसी सरकार के मातहत हुए हैं जिन्हें सीधे सीधे संविधान विरोध की कैटेगरी में रखा जा सकता है, और सरकार उस पर कटघरे में खड़ी है, लेकिन सरकार के पास उसके जवाब नहीं है। जवाब क्या होते हैं उसके पास? नेहरू, पटेल, पिछली सरकारें। आज की तारीख में पिछले 10 सालों में क्या हुआ है उसका कोई हिसाब किताब, उसकी कोई जवाबदेही ना मोदी देते हैं और ना ही मोदी सरकार देती है। तो ये एक रवैया है, लेकिन चूंकि ये सरकार के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो ये साबित करे कि वो संविधान विरोधी नहीं है, इसलिए बार बार वो उससे ध्यान हटाने की कोशिश करती है। संविधान सरकार के लिए इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उसको नुकसान हो चुका है लोकसभा चुनाव में, और उसे घबराहट है, अंतर से चिंता है कि अगर ये नैरेटिव मजबूत हुआ तो आने वाले चुनाव में भी उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो इस नैरेटिव को से घबराती है और उस नैरेटिव को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए तमाम तरह के हथकंडे इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया जाता है, नेहरू को संविधान विरोधी बताया जाता है, और पिछली तमाम सरकारों को जो कांग्रेस की या दूसरी सरकारें रहीं उनको बताया जाता है। अपने गिरावा में झांकने की कोशिश नहीं होती है कि किस तरह से सरकारें गिराई गईं, किस तरह से इस सरकार के राज्यपाल अलग अलग राज्यों में जो जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं भूमिका अदा कर रहे हैं, एक पूरी तरह से पार्टी के एजेंट के तौर पर विपक्षी नेता के तरह वहाँ बिहेव कर रहे हैं, उन सरकारों को परेशान कर रहे हैं। सरकारें गिराई जा रही हैं थैली के बल पर, सरकारें गिराई जा रही हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बल पर। ये तमाम जो चीज़ें हैं इनसे ध्यान हटाया जा रहा है। इन्हें चूँकि आम लोग संविधान विरोध क्या है, संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, इसको लेकर बहुत उनकी समझदारी नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये बहस लोकसभा में हुई और बहुत
शानदार ढंग से हुई। विपक्ष ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से और वेल प्लान ढंग से अपनी बातें रखी और सरकार को घेर लिया। इस मामले में विपक्ष को श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने इस विमर्श को अच्छे से पकड़ लिया है और सारे दल इसको पकड़ के रखे हुए हैं और उस विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता पैदा कर रही है। मैं आपको पीछे ले जाऊंगा कि जब अयोध्या आंदोलन पीक पर था और बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब वो जो सांप्रदायिक आंदोलन था उसकी कार्ड बना था मंडल, सामाजिक न्याय। आज फिर वापस राजनीति वहाँ पहुँच रही है जहाँ पर एक सांप्रदायिक एजेंडे वाली सरकार सत्ता में है और पार्टी सत्ता में है, और वो आगे इसी एजेंडे को बढ़ाते हुए अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहती है। और इसकी काट के रूप में विपक्ष ने फिर वही सामाजिक न्याय वाला एजेंडा आगे कर दिया है। आरक्षण को बचाने का, संविधान को बचाने का, जाति जनगणना करवाने का, आरक्षण की लिमिट को बढ़ाने का और निजीकरण और लेटरल एंट्री वगैरह के विरोध का, आम लोगों की, किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं को भी उसने उसमें जोड़ लिया है। तो एक विपक्ष के पास अब एक एजेंडा है जिसे उसको फॉर्मल रूप देना है सामूहिक तौर पर, और ये एजेंडा बीजेपी के, मोदी सरकार के सांप्रदायिक एजेंडा की ज़बरदस्त काट बन सकता है, काट बन रहा है। ये साबित भी हुआ है लोकसभा चुनाव में। इसे और कंक्रेटाइज करके आगे ले जाने की ज़रूरत है और इसी से मोदी और उनकी सरकार घबराई हुई है। और ये आक्रामकता जो मोदी जी के भाषण में दिखाई दी, वो दरअसल इसी भय से उपजी आक्रामकता है कि वो अपने को संविधान समर्थक साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को संविधान विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की वजह से संविधान बना। आज़ादी की लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई और बाद में जो लोकतंत्र फला फूला जितना भी, वो भी कांग्रेस की बदौलत। अगर इसकी जगह मोदी जैसी कोई सरकार होती तो आप समझ सकते हैं कि ये देश आज कहाँ होता, किस हाल में होता। लेकिन ये कुल मिलाकर ये कि ये एक टर्निंग पॉइंट भी है भारतीय राजनीति का, जिसमें ये विमर्श अब और मजबूत होते हुए आगे जाएगा और सांप्रदायिक राजनीति को बड़ी चुनौती देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।